नमस्कार दोस्तों, द संदीप यादव शो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय कवि, हास्य कवि संदीप शर्मा के बारे में। जब देश समाजवादी गणतंत्र जब लिखा होता है संविधान में और जब पूंजीवाद की तरफ बढ़ता है तो क्या परिस्थितियां बनती है, हास्य से उनको समझने की कोशिश करें। जी, किस्मत चमकाने का तेल लगाइए, एक झाड़ू खरीदिए, साथ में एक कार मुफ्त पाइए। अच्छा, कैसे कैसे विज्ञापन अर्थव्यवस्था जी। आपके अपने आप से रिश्तों में झाड़ू का पेमेंट भी आसान किस्तों में। पर विज्ञापन के नीचे लिखी हुई बारीक पंक्तियां पढ़ेंगे तब आपके दिमाग की नसें हिलेगी। मुफ्त की कार इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, धारा नगरी से निकलकर जिन्होंने देश विदेश में अपनी पहचान बनाई, धार का नाम देश नहीं विदेशों में भी रोशन किया, उनका काव्य पाठ श्रवण कर चुके हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, कई सेलिब्रिटीज उनका काव्य पाठ श्रवण कर चुके हैं। उन्होंने कई टीवी शोज किए, कई सेलिब्रिटीज के साथ वे मंच साझा कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे संदीप शर्मा ने किस प्रकार स्ट्रगल करके, किस प्रकार एक छोटे से परिवार से निकलकर अपना नाम देश और विदेश में रोशन किया। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द संदीप यादव शो में। दोस्तों, आज हम जिस हस्ती से बात करने जा रहे हैं वो इस धार जिले की आन बान शान है। जी हाँ दोस्तों, आज द संदीप यादव शो में मिलने वाले हैं। आज हमें सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि धार जिले, धारा नगरी का नाम पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलाने वाले हास्य के एक ऐसे धुआंधार कवि जिनकी कविताएं सुनकर बच्चा बच्चा और हर वर्ग का व्यक्ति आनंदित हो जाता है। वे जब मंच पर आते हैं तो लोग ठहाके लगाने लग जाते हैं। वे जब मंच पर आते हैं तो तालियों की गर्जना होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आए हुए हैं हास्य के कवि संदीप शर्मा के घर। जी हाँ, संदीप शर्मा जी, धार जिले का वो नाम, धार जिले की वो हस्ती जिसने धार का नाम पूरे विश्व में, पूरे देश में और हर कोने कोने में फैलाया है। तो आज हम मिलने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं संदीप शर्मा जी से। तो चलिए बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं हास्य के उस कवि के यहाँ पर जिन्होंने अपनी हास्य की कविताओं से पूरे देश को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ है संदीप शर्मा जी। सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार सर आपका। नमस्कार भाई। सबसे पहले सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि सर काव्य की आपकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे सर मन में विचार आया आपके? काव्य की शुरुआत से अगर आपका तात्पर्य यह है कि मैंने लिखना कब शुरू किया, जी सर, तो ये तो आप समझ लीजिए मैं बहुत बचपन से लिखता रहा। मैं मतलब जब लिखना नहीं आता था तब भी मैं शब्दों की तुकबंदियाँ कर दिया करता था। और सौभाग्य से मेरी माँ उसके महत्व को समझती थी। तो जब मैं कोई तुकबंदी करता था, ऐसे जैसे बोलते बोलते, नहाते हुए, घूमते हुए मैं किसी चीज़ की तुकबंदी कर देता था, तो मेरी माँ उसको डायरी में लिख लेती थी, क्योंकि मुझे तब आराम नहीं आता था। तो ये इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि एक प्रकार से कि कोई सोच के करना या ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली इट इज़ माय बॉर्न टैलेंट। बचपन से शुरू? हाँ, बचपन से ही है। और फिर वो उसी तरह के मित्र मिले, उसी तरह का वातावरण मिला और धीरे धीरे फिर मैं उसमें आ गया। और गद्य वगैरह भी लिखता था। हाँ, और हिंदी के प्रति शुरू से ही प्यार बहुत रहा मेरे को। उसके कारण मैंने मुझे ऐसा याद नहीं आता कि किसी समय या किसी दिन मैंने लिखना शुरू किया। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे जीवन के प्रवाह के साथ ही ये चीज़ बढ़ती रही। सर, आगे हम जानना चाह रहे हैं कि काव्य यात्रा के दौरान कई जगह पे जाने का आपको मौका मिला। इस दौरान किन किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई और ये सफ़र कैसा रहा सर? ये सफ़र बहुत अनुभव प्रदान करने वाला और बहुत आनंद देने वाला रहा। परिश्रम तो बहुत रहा शुरुआती दौर में, लेकिन हर स्तर, मतलब आप समझें कि कूली से लेकर कुलपति तक पहुंच रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जैसे लोगों ने भी गुजरात के सरदार पटेल स्टेडियम में नीचे बैठ के सुना। जी जी ऐसे कई अवसर आए जिसमें देश के कई दिग्गज लोगों ने, वो एक सूची में आपको दूंगा। जी बिल्कुल। तो बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े लोग श्रोताओं में रहे, कई राज्यपाल रहे, कई मुख्यमंत्री रहे, सबने प्रेम दिया। जी और कई उद्योगपति रहे बड़े बड़े, जिनके नाम हम सुनते रहते हैं। उनके साथ जिसको कहते हैं ना, उनके साथ जैसे पिकनिक करना या उनके साथ ईयर एंड मनाना, जी, ऐसे सौभाग्य भी मुझे मिले हैं कि जो देश ही के नहीं बल्कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और एक जैसे उदाहरण के रूप में जैसे अडानी हम बार बार सुनते हैं, लेकिन अडानी जी के साथ एक बार ईयर एंड मनाने के लिए सिर्फ उनकी परिवार के साथ मुझे जाने का सौभाग्य मिला। क्या बात। तो ऐसे कई नाम हैं और कई लोग हैं, जी तो जिसको अपन वो नहीं कर सकते। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री, शिवराज जी ने कई बार सम्मानित किया। जी कई राज्यपाल, मुझे उत्तराखंड के राज्यपाल का राज्य अतिथि बनने का गौरव इस छोटे से आदिवासी अंचल से प्राप्त हुआ। तो ये चीज़ें हैं। इसमें इतनी बड़ी श्रृंखला है कि उसको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं लगभग 1992-93 से इसमें हूँ। सर हमारा जन्म ही हुआ था 92 का। तो हजारों लोग हैं, बड़े छोटे सब तरह के। लेकिन मुझे लोकप्रियता के साथ साथ मुझे बहुत गर्व है कि एक तो चीज़ होती है लोकप्रियता और फेमस होना, लेकिन एक होती है प्यार मिलना। जी बिल्कुल। तो मुझे उतना उस चीज़ में लोकप्रियता ईश्वर की कृपा से बहुत मिली, जी लेकिन उसके साथ ही मुझे आम जनता का प्यार बहुत मिला। लोगों के मन में एक शब्द होता है, मतलब आप किसी भी बड़े से बड़े आदमी के लिए आप ये शब्द कम सुनते होंगे कि अपना। अपना। आप कहीं भी होंगे, आप राजगढ़ के बस स्टैंड पर खड़े हों, या आप कहीं नैनीताल की झील के किनारे खड़े हों, या आप कहीं दिल्ली के किसी फिक्की ऑडिटोरियम में हों, हर आदमी के जब मेरे बारे में बात करता है तो बोलता है अपना संदीप शर्मा। तो ये जो अपना शब्द है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद बहुत बड़ा सम्मान है। जी जी। सर आगे हम हमारी जो ऑडियंस है और जितने भी लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, तो सर ये जानना चाह रहे हैं कि आप हास्य कवि हैं जी। उसके पहले जब बचपन में आप कविता लिख रहे थे, तब आपके मन में ये ख्याल आया कि मुझे वीर रस का कवि होना चाहिए या श्रृंगार की कविताएं भी लिखना चाहिए? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं हास्य कवि 2 कारणों से हूँ। जी एक तो कारण इसमें बहुत बड़ा है, और वो ये है कि मेरे मन में बचपन से ये इच्छा रही कि लोग हंसें, दुनिया खुश रहे। खुश रहे। ये इच्छा मुझे हास्य कवि बनाने के लिए प्रेरित करती थी। जी अगर मैं कवि नहीं भी होता था तो मेरे सराउंडिंग, जो मेरे आसपास मेरे जो मित्र होते थे, मेरे परिवार वाले होते थे, मैं उनसे अधिकतर इसी तरह से संवाद करता था कि जिसमें लोगों को हंसी आए। तो एक तो वो इच्छा, और वो मूल कारण है मेरी सफलता का। मैं अच्छा हास्य कवि या बहुत सफल हास्य कवि इसलिए हो सका कि बचपन से मेरे मन में ये इच्छा थी कि लोग हंसें, जी लोग प्रसन्न रहें, लोग खुश रहें। सही है। और दूसरा कारण ये था, मैंने कभी लिखा हर विधा में लिखा, लेकिन चूंकि श्रृंगार की आपने बात कही, तो श्रृंगार रस की कविताओं में या उनकी मंचों की प्रस्तुतियों में मूल तत्व होता है गेयता। उनको जितना अच्छा गाया जाता है जी उतनी प्रशंसा होती है। जी लेकिन मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता है ना। और रहा सवाल वीर रस की कविताओं का, तो वीर रस की कविताओं में जिस तरह के भाव होना चाहिए, आप गौर करेंगे मेरी जितनी भी हास्य कविताएं आपने सुनी होंगी, उनका मूल भाव, उनका प्रतिपाद्य कहीं ना कहीं जाके राष्ट्रीयता पे समाप्त होता है। जी जी बिल्कुल। चाहे मैं पत्नी की कविता करूं, चाहे मैं और किसी तरह की हास्य की कविता करूं, देशकाल परिस्थिति की मांग पर कोई जुमला चुटकुला भी बोलूँगा, तो वो अंत में जाके कहीं ना कहीं एक राष्ट्रभक्ति की तरफ या राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए प्रेरित करता है। और वीर रस तो एग्जैक्टली वीर रस तो नहीं कह सकते, पर मेरी कई कविताओं में आपने देखा होगा कि पूरा सदन एकदम भारत माता की जय या वंदे मातरम के नारे लगाने लगता है, ओज का माहौल बन जाता है। तो उसका कारण यही है कि मैं हास्य करूं या वीर रस कुछ भी करूं, मेरा अंतिम भाव होता है राष्ट्रीयता की उत्पत्ति, लोगों के मन में राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव पैदा करना। जी सर, हमारी ऑडियंस ये जानना चाह रही है
कि आपकी काव्य यात्रा काफ़ी लंबी है, काफ़ी समय से आप काव्य यात्रा में हैं। इस दौरान कोई ऐसा वाक़या हुआ आपके साथ जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाह रहे हो? ऐसा वाक़या जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी दोस्तों, एक बहुत व्यक्तिगत सा समझ लें। जी वाक़ये तो बहुत हैं, आनंद वाले भी बहुत हैं जिसमें बहुत आनंद हुआ, ऐसे भी बहुत हैं जिनमें खूब हंसे होंगे। लेकिन एक ऐसा वाक़या मैं आपसे शेयर करता हूँ जो मेरे लिए सच में अद्भुत था। जी मैं जहाँ से कविता का छोटे मंच से रासमंडल के जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, जी उस मंच पे मैं बचपन से, जब वहाँ बहुत बड़े बड़े पहले कवि सम्मेलन हुआ करते थे, तो बचपन में कभी मैं मेरी माँ की गोदी में बैठ के वहाँ कविता सुना करता था। मेरी माँ ऑडियंस में बैठी होती थी, मैं गोदी में होता था बैठा हुआ, और मैं बड़े बड़े कवियों को सुनता था। और उसी मंच पे मैं कविता पाठ कर रहा था। मेरा सम्मान हुआ था बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारे फटाके और पार्टी बम और लोगों ने फोड़े थे, चाहने वालों ने, प्रशंसकों ने मेरे। और मैं जब मंच पे कविता पढ़ रहा था और मेरा जो सम्मान समारोह हुआ था, उसके बाद मेरी निगाह गई तो ठीक उस जगह पे जहाँ मेरी माँ मुझे गोद में लेके बैठी होती थी, वहाँ पे मेरी माँ बैठी हुई थी। क्या बात? वो वहाँ से सुन रही थी। जी जी तो वो जो पूरा लगभग समझ लें कि 25-30 साल का अंतराल, ये समझें कि एक पल में गुजर गया मेरे सामने। बिल्कुल बिल्कुल। और वो पल मुझे बहुत स्मरणीय था। उस समय मैं मंचों पे सामान्यतः कविता पढ़ते हुए भावुक नहीं होता हूँ। मेरी भावनाएं सामान्यतः कविता पढ़ते हुए, मैं वैसे बहुत भावुक हूँ, पर सामान्यतः कविता पढ़ते हुए मैं मेरी अपनी भावनाओं को मेरी प्रस्तुति में शामिल नहीं होने देता हूँ। लेकिन उस दिन मेरा गला भी रूंध गया था और मंच पे ही मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। जी बिल्कुल। क्या बात सर, कोरोना के इस काल में जहाँ पे देखा जाए तो पूरा देश परेशान है, पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो पूरी पॉपुलेशन परेशान हो चुकी है। इस दौर में सर आपने कोरोना के काल में कोई कविता जो सभी दर्शकों के लिए आप कहना चाहें, कविता के रूप में कहना चाहें सर, कोई बात? मैंने कोरोना में कविताएं लिखी हैं जी और मैंने कोरोना के आरंभ में भी कविताएं प्रस्तुत की हैं। जी जी और सही मायने में अभी मुझे एकदम पूरी कविता स्मृति में नहीं आएगी, क्योंकि वो केवल एक समसामयिक टाइप की कविता थी। ठीक है। लेकिन मैं कोरोना के काल में एक बात कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों से, आपकी जनता से। मैंने कोरोना में हास्य की कविताएं भी कोरोना पे भी लिखी हैं। अच्छा अच्छा। वो आप चाहेंगे तो हम अलग जी, से शूट बिल्कुल। कर लेंगे। तो ये हमारे धैर्य की परीक्षा है। जी इसको सबके स्वास्थ्य के लिए, सबके जीवन के लिए इस समय हमको सर्वाधिक धैर्य प्रदर्शित करना है। जी और यह संकट जो है, ये मनुष्यता के इतिहास में आज तक ऐसा संकट नहीं आया है जी बिल्कुल। जो आज आया है। जब से मनुष्य धरती पे आया है तब से लेकर अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पूरी दुनिया एक साथ बंद थे। एक तो मैं ये अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि जो लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, कोई ख़ास बात नहीं है, सामान्य सर्दी खांसी है, या जो इस तरह की बातें करते हैं, जो लोग नियम पालन करते हैं उनकी हंसियाँ उड़ाते हैं, या लोग कहते हैं अरे यार क्या डरते हो, तो मेरा उनसे निवेदन है कि इसको सामान्य ना समझें। जी जिस विपरीत परिस्थिति में, जिस संकट के समय में आप ईश्वर के दरवाजे पर जाते हैं, वो ईश्वर का दरवाजा भी बंद है। इसका मतलब है कि ये कोई चीज ताकतवर है। जी ईश्वर भी का भी दरवाजा बंद है, जी वो किसी भी धर्म का हो। मक्का मदीना बंद है, बंद है बिल्कुल। बद्रीनाथ केदारनाथ बंद है, तीर्थ स्थान बंद है, मंदिर बंद है, वेटिंगन बंद है, चर्च सारे बंद हैं। तो जहां हम अंतिम आशा के रूप में जहां जाके खड़े होकर हाथ जोड़ सकते हैं, या प्रार्थना कर सकते हैं, मोमबत्ती जला सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, अरदास कर सकते हैं, अगर वो आस्था के बड़े केंद्र भी बंद हैं, इट मीन्स कि दिस
पेंडेमिक इज समथिंग, ये कोई बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज। इसको हल्के में ना लें, इसके नियमों का पालन करें और इसको, मेरा ऐसा मानना है कि इसको हम हंसते खेलते अपने धैर्य की परीक्षा देते हुए, और मेरी सारे आपके सारे दर्शकों के, श्रोताओं के प्रति, बल्कि पूरे मानवता के प्रति मेरी शुभकामनाएं और मेरी सद्भावना है कि इसमें से मनुष्य निकले, और मनुष्य निकलेगा, हमेशा निकलता है और हमेशा निकलता रहा है, मनुष्य निकलेगा। सर एक निजी प्रश्न था, आप हास्य के कवि हैं, जहाँ भी जाते हैं हास्य का वातावरण हो जाता है, सर ये घर में भी वातावरण हास्य का रहता है या ओझ का रहता है? मेरी जिंदगी के दो हिस्से हैं। जी। मैं जब घर में होता हूँ तो फिर मैं सामान्यतः कोशिश करता हूँ कि मैं फिर बिल्कुल भी वह यशवंत कवि ना रहूँ। जी बिल्कुल। जो मेरा यश है देश में, या जो पूरी लोकप्रियता है, जो मेरा फैन फॉलोइंग है पूरे वर्ल्ड में, मेरा जो आना जाना है, मेरे व्यक्तित्व में जब मैं घर पे रहता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो एक, जिसको कहते हैं हिंदी कविता का सितारा संदीप शर्मा, जी। वो घर में ना रहे। घर में बिल्कुल एक संदीप शर्मा, एक पिता, एक पति, वो यहाँ कभी किसी चीज़ पे वो संदीप शर्मा हावी ना हो। और घर का वातावरण सामान्यतः मेरे परिवार में हम 3 लोग हैं, मैं हूँ, मेरा बेटा, मेरी पत्नी है, और हम सब लगभग जिसको कहते हैं ना एक मौज मस्ती और एक अहंकार रहित, और जिसको कहते हैं ईगोलेस लाइफ है। तो जीवन में सहजता, सरलता है। तो वातावरण हमारा, देखिए, फॉर द टाइम बिंग, कुछ समय के लिए कभी संकट, कभी क्रोध, कभी कुछ मनोविकार सब में आते हैं, पर एक टोटलिटी में हम अक्सर आनंद में और मस्ती में रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि घर में भी आप हास्य, सब आनंद मस्ती रहती है, हमेशा कई हास्य की ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, बातें होती रहती हैं, और वो मूल स्वभाव तो बदलता नहीं है। मैंने जैसे कहा कि मेरे अंदर से इच्छा है कि दुनिया हंसे, इसलिए मैं हास्य कवि हूँ, तो मूल स्वभाव तो सर बदल। इस दौरान कभी घर में ऐसा हुआ कि घर पे कुछ खिटपिट हुई हो, कोई भी बात हुई और वहाँ से हास्य आपने निकाल लिया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि घर में कोई खिटपिट हुई हो और हाथ से निकाल लिया हो। ऐसा जरूर होता है कि कभी कभी किसी कविता की कोई प्रेरणा किसी की बात में से निकल जाए, कोई लिंक बैठ जाती है ना कभी। जैसे मैं आपको बताऊं, एक मेरी बहुत प्रसिद्ध कविता थी जो मैंने आपके उधर ही सरदारपुर राजगढ़ की तरफ ही, जो उधर आगे की तरफ जो उस समय में लूटपाट हुआ करती थी सड़कों पे, उस पर लिखी थी, हमारी बनी बनाई किस्मत फूटने को आ जाए, मेरे प्यारे प्राणनाथ आप और मैं एक जगह से अगर दूसरी जगह स्कूटर से जा रहे हैं और रास्ते में लुटेरे लूटने को आ जाएं। मैंने कहा सदियों से गुलामी के अंधेरे में सोया हूँ, जाग जाऊँ, मैं तो तुझे लुटेरों के बीच में अकेला छोड़ के भाग जाऊँ। तो अब ये कविता जो है, ये एक परिवार आपके उधर से आया था और राजगढ़ और दत्ती गांव के बीच में कहीं लूट की एक घटना हुई थी। आदिवासियों, मतलब वहाँ के जो सड़क के लुटेरे होते हैं, उनके द्वारा कोई एक लूट की घटना हुई थी। तो उस लूट की घटना के कारण ये कविता बनी, बहुत प्रसिद्ध हुई, बाद में टेलीविजनों पे भी बहुत चली। तो ऐसा होता है कि कभी किसी चीज़ की किसी लिंक से कोई प्रेरणा मिल जाती है, पर ऐसा स्पेसिफिक हम कभी, और मैं कभी ऐसा सोच के लिखने नहीं बैठता हूँ कि आज ये लिखना है। मैं ज़रूरत के हिसाब से, समसामयिक परिस्थितियों के हिसाब से, और जब मुझे ऐसा लगे कि ये बात अब कहना ज़रूरी है तभी कहता हूँ। सर एक और प्रश्न था, जैसे टीवी पे हमने कई बार, सब टीवी पे बात किया जाए तो दंगल पे कई बार हमने आपको देखा है, इसके अलावा भी आपने कुछ टीवी शोज किए? भाइयों, सौभाग्य की बात है कि जब से मैं कवि सम्मेलन की दुनिया में आया हूँ, तब से लेके आज तक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हिंदी कविता का कोई भी कार्यक्रम हुआ है तो उसमें मैं हूँ। जी, क्या बात है। उसमें मैं हूँ। एक लंबी फहरिस्त है, बड़े कार्यक्रम, प्रसिद्ध कार्यक्रम, उनमें सब में मैं कहीं ना कहीं रहा। चाहे वो GTV का हास्य कवि मुकाबला हो, उसके कुछ प्रभागों का मैं विजेता बना था उस समय। फिर चाहे ETV की गुदगुदी हो, कबीरा खड़ा बाजार में, दूरदर्शन के कार्यक्रम,
चाहे आपके मैंने अपने संयोजन में भी कुछ कार्यक्रम किए थे। हसगुल्ला एक टेलीविज़न होता था। उसके अलावा बहुत खूब वाह 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 क्या बात है, जितने सेगमेंट हुए सब टीवी के वाह वाह के, उनमें सब में मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उपस्थित था। उसके अलावा मतलब जिसको कहते हैं ना कि NDTV का अर्ज किया है। लगभग जितने भी मेरे कविता के मंच पे आने के बाद से लेके अभी तक, जैसे नेताजी लपेटे में अभी जो चल रहा है, इसमें सब में धार जिले का, ये कहें आपकी धार जिले का मनोरंजन टेलीविज़न की दुनिया में ईश्वर की कृपा से मैं चेहरा बना, और मेरे चेहरे ने और मैंने वहाँ पे एक तरह से जिले का प्रतिनिधित्व किया। हर जगह, हर कवि सम्मेलन, हर शो में मैं कहीं ना कहीं, मेरा सौभाग्य है कि मैं रहा हूँ। सर जानना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन में काफ़ी समय से कुछ कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, आने वाले सर आपके प्रोग्राम्स कौन से हैं, क्या सर आपकी प्लानिंग है? प्रोग्राम तो देखिए अभी नहीं हो रहे हैं जी, और मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत जल्दी होने वाले हैं। जी जी। तो कोई प्रोग्राम जिसको कहते हैं स्टेज शो या ऐसा तो नहीं करना है, और करना भी नहीं है। कुछ टेलीविज़न्स कार्यक्रमों के जरूर निमंत्रण आए, पर एक विचित्र सा भय भी मन में है जो यात्राओं को लेके हो जाता, तो नहीं कर पाते हैं। और अभी कोई ऐसा कोई भविष्य में भी कार्यक्रम, हालांकि मैं जनता कर्फ्यू जिस दिन लगा उसके एक दिन पहले तक कार्यक्रम कर रहा था। कई कार्यक्रम निरस्त भी हुए, आर्थिक नुकसान भी बड़े हुए, परंतु फिर भी ये ऐसा समय है कि इसमें अभी भविष्य की कोई ऐसी योजना नहीं है। हाँ, मैं एक कार्यक्रम जरूर प्लान कर रहा हूँ। जैसे आपका टेलीविज़न, आपका ये YouTube चैनल है, ईश्वर की कृपा से मेरे भी सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप, फेसबुक के मेरे पेज, मेरे विभिन्न व्हाट्सएप के फेसबुक के अकाउंट्स, वो सब मिला के जो मेरी व्यूवरशिप है, वो अगर मैं कोई एक चीज़ पोस्ट करता हूँ तो वो लाखों में है। जी बिल्कुल। तो मैं उसके लिए अभी ज़रूर एक कार्यक्रम, मेरी योजना में कार्यक्रम की बना रहा हूँ, और वो मैं संभवतः अभी मैं घोषित नहीं कर रहा, और संभवतः वो रोज़ शाम को 8:30 बजे एक पोस्ट, जो कि जैसे आपने कहा कि मेरा जीवन बड़ा अनुभवों से गुजरा है, जी। तो मैं उसको एक बहती नदी के नाम से, क्योंकि एक बहती नदी है, मेरा व्यक्तित्व, मेरा जीवन सब एक बहती नदी है। मैं बहुत मध्यम वर्गीय छोटे परिवार से निकला, मैंने बहुत अभावों में अपना जीवन शुरू किया। मैं क्लास में भी जिसको कह सकते हैं सामान्यतः बैक बेंचर रहा, और सौभाग्य मेरा रहा कि मैंने ऐसा यश अर्जित किया कि मैंने मेरे सारे जो बहुत मेरे साथ के लोग थे उनसे लगभग बहुत ज़्यादा ईश्वर ने मुझे यश दिया, भगवती की कृपा हुई। तो मैं एक मेरा अभी योजना है, मैं सिर्फ अभी पहली बार आपके चैनल पे बोल रहा हूँ इस बात को, एक बहती नदी नाम से एक शीर्षक से मैं एक कार्यक्रम चालू करना चाहता हूँ, जो कि बस उसका ये होगा कि वो एक सोशल मीडिया पोस्ट होगी, और वह प्रतिदिन होगी, प्रतिदिन शाम को 8:30 बजे के समय में, वो उसी समय पे सेम सारे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाएगी, वो सेम सारे मेरे फेसबुक पेज पे जाएगी, वो मेरे सारे फैन फॉलोवर्स पे जाएगी, मेरे फेसबुक के जो मेरे ग्रुप्स हैं उनमें जाएगी, सब जगह जाएगी। ये अभी योजना है, क्योंकि अभी समय है जिसमें हम हमारे अनुभव बांट सकते हैं, वरना जब कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं तब तो हम यात्राओं में और इस तरह व्यस्त हो जाते हैं कि हमने जो अर्जित किया है, मेरी विदेश यात्राओं में मैंने जो अनुभव अर्जित किए हैं, अभी रिसेंटली जैसे लेह लद्दाख का मामला चल रहा है, तो मैं लद्दाख की लगभग उन सभी चौकियों तक गया हुआ हूँ जहाँ पे ये सब तनाव चल रहा है। तो उस समय मेरे क्या अनुभव रहे वो सब मैं बांटना चाहता हूँ लोगों से। ऐसे सब बचपन से लेके, कभी कोई दिन में कोई अच्छा कोई चुटकुला आ गया जो मैं चाहता हूँ कि मेरे श्रोताओं को सुनाओ, कोई विचार आ गया, कोई अच्छी लघु कथा आ गई, तो मैं इस तरह से बहती नदी नाम से मेरी अपनी खुद की एक सोशल मीडिया पोस्ट चालू करना चाहता हूँ। सर अंत में हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपको देखकर कई लोगों ने कविता लिखना स्टार्ट किया, कई युवाओं ने शुरू किया, और वो आगे बढ़े हैं आपको मार्गदर्शक मान के,
जितने भी जो आने वाली पीढ़ी है, जो और भी कविता के साधक है, काव्य के साधक हैं, उनको आप कोई मैसेज देना चाहते हो कि भी क्या करें? देखिए, उनके लिए मेरा एक मैसेज है, जी। 2 मैसेज देता हूँ छोटे छोटे। एक तो कई लोग मेरे पास आते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि हम संदीप शर्मा बनना चाहते हैं, हम क्या करें? एग्जैक्टली तुम्हारा प्रश्न भी लगभग वही है, हम संदीप शर्मा बनना चाहते हैं, हम क्या करें? तो मैं उनको कहता हूं कि सबसे पहले ये समझ लो कि संदीप शर्मा ने जीवन में कभी संदीप शर्मा बनना नहीं चाहा। मैंने ये कभी एक लक्ष्य बना के, एक उद्देश्य बना के, टारगेट बना के मैंने जीवन में कभी ये नहीं किया कि मैं एक हास्य कवि, स्थापित हास्य कवि, एक सफल हास्य कवि या पूरी दुनिया में पहचाने जाने वाला हास्य कवि वक्ता बनूंगा। ऐसा कभी मैंने नहीं सोचा। उसके लिए मैंने क्या किया, या किसी को देख के नहीं किया कि मैं वो बनूंगा। हाँ। मैंने ये किया कि मैं अपने अंदर का जो श्रेष्ठतम मेरा जो पोटेंशियल है, मैं उसको निकालूंगा। जी। मैं ए बनूंगा, बी बनूंगा, सी बनूंगा, नहीं, ऐसा नहीं। मैं सबसे अच्छा संदीप शर्मा बनूंगा। जी। तुम सबसे अच्छे संदीप यादव बनो। जी। जी। तुमको कुछ किसी दूसरे, तुमको बहुत अच्छा कोई किसी, जैसे तुम पत्रकारिता की दुनिया में कुछ बनना चाहते हो तो तुमको बहुत अच्छा कोई फला बनने की जरूरत नहीं है, तुमको बहुत अच्छा एक संदीप यादव बनने की जरूरत है। जो अपने श्रेष्ठतम गुण हैं उनको परिष्कृत करो, जो अपनी श्रेष्ठतम योग्यता है उनको निकालो, जो आपके अंदर जो श्रेष्ठतम क्षमताएं हैं उनका अधिकतम दोहन करो, उनका उपयोग करो। ये मैं कहना चाहूँगा। दूसरा, मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को मैं मुझे 1-2 चीज़ें जो देखने को मिलती है, सामान्यतः सब में तो नहीं पर सामान्यतः ये जो पीढ़ी है ये फास्ट फूड वाली या इंस्टेंट रिजल्ट वाली पीढ़ी है। आज हुआ कल हो गया, आज बोला कल सक्सेस हो गए, 3 दिन में विचार बदल जाते हैं, 2 दिन में लक्ष्य बदल जाते हैं, 5 दिन में फिर काम बदल जाते हैं। ये चीज़ें कभी भी सफल नहीं होती। पंचतंत्र में एक कहानी आपने सुनी होगी कि वो बंदर कुछ पौधे लगाते हैं और वो बीज बोते हैं और वो बार बार उसको उखाड़ के देखते हैं कि उगा कि नहीं उगा, और वो बीज कभी नहीं उगता। तो इस पीढ़ी में बड़ी संख्या में लोगों को, सब ऐसे हैं नहीं कह रहा हूँ, पर बड़ी संख्या में ये समस्या है कि धैर्य की कमी है, वो बीज को बार बार उखाड़ के देखते हैं। ये इसमें लंबा धैर्य संदीप शर्मा का, आपको आज अगर ये संदीप शर्मा का यश देखना है, संदीप शर्मा का धन देखना है, कि संदीप शर्मा ने इतना अचीवमेंट किया, तो उसके साथ में आपको बराबर ये भी देखना पड़ेगा कि संदीप शर्मा ने कितना संघर्ष किया, कितने लंबे समय। ये जो सब कुछ आप जितना कौतुक देख रहे हो, ये प्रत्यक्ष रूप से लगभग 25 वर्षों का पराक्रम और परिश्रम है, और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग ये 35 से 40 वर्षों का परिश्रम है, तब यहाँ पहुँचे हैं। और मैं अकेला नहीं, दुनिया का कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा इंस्टेंट रातों रात, इसके लिए कोई बैकडोर एंट्री या इसमें कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं है दुनिया में, और इसमें नहीं, दुनिया में किसी भी चीज़ में नहीं है। कोई अपवाद होंगे जो बन जाते होंगे, उन अपवादों पे ना जाएं, लेकिन सामान्यतः जीवन में सफलता के लिए कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं है। आपको अपना परिक्रम, पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिसमें आप पहली पे पाँव रखेंगे तो अगली स्टेप 10वीं पे जाएगी। ये मेरी अंत में सर, आपने हमारे शो पे समय दिया, और आप धार जिले की वो हस्ती हैं जिसको आज भी युवा जब कविता लिखना शुरू करता है, कोई भी रस का कवि हो, तो वो पहले आप ही का नाम लेकर कविता लिखना शुरू करता है। मेरा सौभाग्य। मैं खुद, आप संदीप शर्मा है, मैं संदीप यादव हूँ, और मैंने भी जब कविता लिखना शुरू किया था तो आप ही को देख के कविता लिखना शुरू किया था। आप सबके लिए मार्गदर्शक हैं, और सर आपने हमारे शो के लिए समय दिया, इसके लिए द संदीप यादव शो की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। द संदीप यादव शो के लिए मेरी शुभकामनाएं। इससे जो प्राप्त जो ज्ञान है, इससे जो प्राप्त जो आनंद है, इससे प्राप्त जो मस्ती है, वो लोगों के जीवन में स्थायी भाव बनकर उदित हो, और लोगों के स्वभाव में उनके ज्ञान के माध्यम से ऐसा परिवर्तन हो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुख भाग भवेत् की भावना से ये विश्व, ये संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण मानवता, इसका हर जीव मात्र आनंद और मस्ती की, खुशी की, प्रसन्नता की, अपने अंदर खुद के द्वारा पैदा किए हुए भ्रमों को दूर करके प्रसन्नता की पराकाष्ठा पे जिए, यही मेरी शुभकामनाएं संदीप यादव शो के सभी श्रोताओं के लिए, पूरी दुनिया के लिए और आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे कौन है ये? राज परमार। राज परमार का भी बहुत धन्यवाद, आपने पूरे परिश्रम से इस शो को शूट किया। ईश्वर आपको भी आपके इच्छित फल दे। बहुत बहुत धन्यवाद।